Western IAS. We are doing fast track prelims course. This is our polity class 2. Today we'll be completing citizenship, fundamental rights, and union and its territories. We'll be also doing some mnemonics in the end to remember these fundamental rights, because we have confusion in remembering all these. So let's start with union and its territories as the first topic. स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 1 से. आर्टिकल 1 क्या कहता है? इट डिफाइंस नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन. इंडिया, दैट इज़ भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट. इंडिया एक यूनिटरी बाइज्ड कंट्री है, जिसमें जैसे यूएस है. यूएस में क्या है कि 50 स्टेट्स ने जो है मिलकर डिसाइड करा है कि हम यूएसए बनाएंगे. पर इंडिया में यह है कि इंडिया पहले आता है, उसके बाद उसकी स्टेट्स आती हैं. सो वी आर अ यूनिटरी बाइज्ड कंट्री. Okay. So Article 1 defines name and territory of the Union. India, that is Bharat, shall be a union of state. Article 2 क्या कहता है? Admission of external state in India. जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब हमने कई सारी स्टेट्स जो है पाकिस्तान ले गया था, कुछ हमारी थी, तो वो एक्सचेंज को करने के लिए आर्टिकल 2 डाला गया था ताकि हम बाहर की जो स्टेट है उसको ऐड कर सके इंडिया के अंदर. आर्टिकल 3 क्या कहता है? इंटरनल रीएडजस्टमेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट. नई नई स्टेट्स बनती रहती हैं, जैसे तेलंगाना हो गया अभी लेटेस्ट जो बना था, और अभी जम्मू एंड कश्मीर में जो हुआ. तो इंटरनल जो रीएडजस्टमेंट होता है वो हम कौन से आर्टिकल के थ्रू करते हैं? आर्टिकल 3. 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यूनियन टेरिटरीज भी इंक्लूड कर दी गई थी इसमें. आर्टिकल 3 की 2 कंडीशन बताता है ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज के लिए. पहली कंडीशन क्या बताता है? बिल इन पार्लियामेंट ओनली ऑन प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट. पार्लियामेंट में बिल कब आएगा ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज के लिए? जब प्रेसिडेंट बोलेंगे पार्लियामेंट को कि आप ऑल्टर करो. प्रायर रिकमेंडेशन नेसेसरी है, तो आप ये याद रखना. सेकंड कंडीशन होती है आर्टिकल 3 के लिए, प्रेसिडेंट टू रेफर बिल टू स्टेट लेजिस्लेचर टू एक्सप्रेस व्यूज़ विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. ओके. सो जिस स्टेट की हम बाउंड्री ऑल्टर कर रहे हैं उसको प्रेसिडेंट एक बिल भेजते हैं ताकि वो अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकें, ताकि स्टेट्स को भी एक चांस दिया जाए और एक पीसफुली ये प्रोसेस करा जा सके. और ये यूनियन टेरिटरीज के लिए नहीं होता है सेकंड कंडीशन, ओनली फर्स्ट कंडीशन होती है. अगर स्टेट का ऑल्ट्रेशन करना है तो दो कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा. पहले तो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन, और दूसरा है स्टेट लेजिस्लेचर को एक बिल देना होगा जिस पे वो एक्सप्रेस कर सके अपने व्यूज़ एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में. आर्टिकल 4 क्या कहता है? एनी बिल इन आर्टिकल 2 and 3 इज़ नॉट अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो भी अमेंडमेंट होंगे अंडर आर्टिकल 2 and 3 दे वोंट बी कंसिडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा उसको. नहीं माना जाएगा. बेरूबारी यूनियन केस 1960 का क्या बोलता है? आर्टिकल 3 नॉट कवर सेसेशन ऑफ टेरिटरी टू फॉरेन कंट्री, दस रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368. सेसेशन ऑफ टेरिटरी क्या होता है? जैसे हम बांग्लादेश को कुछ टेरिटरी दें और वो हमारे चली गई यहाँ से, तो उसको क्या करना पड़ेगा? वो उसको हम एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मानेंगे under Article 368. But if settlement of boundary dispute, then no need of amendment can be done by executive action. लेकिन कोई बाउंड्री का डिस्प्यूट है, तो वो हम एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू कर सकते हैं. लेकिन अगर हम किसी को अपनी टेरिटरी दे रहे हैं तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगा. क्लियर? सो नेक्स्ट विल बी स्टार्टिंग विद सिटीजनशिप. Constitution only identifies person who becomes citizen at its commencement, not deals with problem of acquisition or loss of citizenship after its commencement. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है कि जब हम आज़ाद हुए थे 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, तब तक हमारे सिटीजन कौन हैं.
उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया कि अब आप इसके आगे जो भी होगा रूल्स रेगुलेशन की किसको देनी है सिटीजनशिप किसकी जाएगी वो आपको डिसाइड करना है। हम तो 1950 तक बता दे रहे हैं, जनवरी 1950 तक, कि ये कौन इंडिया का सिटीज़न है और कौन नहीं है। ठीक है, सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अप टू 26 जनवरी 1950 बिकॉज आफ्टर दैट डिसाइडेड बाय सिटीजनशिप एक्ट 1955। पार्लियामेंट फिर ये एक्ट लेके आया था जिससे सिटीजनशिप डिसाइड करी जाती। तो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 क्या बताता है, और ये 1950 तक के लिए बताया था इन्होंने। आर्टिकल 5 क्या बोलता है, पर्सन हैविंग डोमिसाइल इन इंडिया एंड फुलफिलिंग एनी ऑफ 3 कंडीशन। इंडिया का डोमिसाइल है उसके पास और उसके अलावा उसको 3 कंडीशन फुलफिल करनी है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5। क्या, या तो वो पैदा हुआ हो इंडिया में, कोई एक पेरेंट आइदर ऑफ पेरेंट्स बोर्न इन इंडिया, और ऑर्डिनरीली रेसिडेंट रहा हो 5 साल के लिए इंडिया में। आर्टिकल 6 क्या कहता है, माइग्रेट करा हो कहाँ से, पाकिस्तान से इंडिया। जब पाकिस्तान बना था तो वहाँ से बहुत लोगों ने माइग्रेट करा था, तो उनको इंक्लूड करने के लिए भी एक क्लॉज डाला गया, आर्टिकल 6 डाला गया, ताकि उनको भी सिटीजनशिप मिल सके इंडिया के। तो आइदर ऑफ पेरेंट्स प्लस माइग्रेट करा हो पाकिस्तान से इंडिया, और आइदर ऑफ पेरेंट्स और ग्रांड पेरेंट्स बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। जब इंडिया डिवाइड नहीं आता उससे पहले जो उसके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट होने चाहिए इंडियन, और उसके अलावा 2 कंडीशन, कौन से, बिफोर जुलाई 1948 एंड रेसिडेंट सिंस, आफ्टर जुलाई 1948 रजिस्टर्ड एंड रेसिडेंट फॉर 6 मंथ्स। मतलब 1948 से पहले इंडिया में आ गया हो और यहीं रह रहा हो 1950 तक, तो उसको मिल जाएगी। या फिर वो 1948 के बाद आया हो लेकिन 1950 से पहले आया हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा और 6 महीने रिसाइड करना पड़ेगा, तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। आर्टिकल 7 कैसे देता है सिटीजनशिप, माइग्रेंट इंडिया टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947, जो इंडिया से पाकिस्तान चला गया लेकिन उसको क्या हुआ फिर वापस आना है, अब उसको भी सिटीजनशिप देनी है, तो उसको क्या करना है कि इंडिया में आ गया वापस और 6 महीने रह गया तो उसको भी दे दी सिटीजनशिप। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने चाहा था कि मैक्सिमम लोगों को हर तरीके से इंडिया में सिटीजनशिप दे दी जाए। आर्टिकल 8 कैसे देता है, ओवरसीज इंडियन बॉर्न और आइदर ऑफ पेरेंट्स और ग्रांड पेरेंट्स बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। कोई आदमी है जो यूएसए में रह रहा है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और उसको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, तो उसको कैसे देंगे, तो उसके या तो पेरेंट या ग्रांड पेरेंट इंडिया में पैदा हुए हों, ठीक है, और कॉमनली रिसाइडिंग आउट ऑफ इंडिया प्लस रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उसको, और इंडिया से बाहर रह सकता है और उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल 9, नो पर्सन एज सिटीजन इफ वॉलेंटरली एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। अब ये बताता है कि सिटीजनशिप कब चली जाएगी, जब वो सिटीजन किसी और फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले लेगा तो उसकी जो है सिटीजनशिप चली जाएगी। आर्टिकल 11 क्या कहता है, पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक लॉज ऑफ सिटीजनशिप। पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि वो सिटीजनशिप के लॉज बना सकता है, स्टेट के पास नहीं है। जैसे जब बीच में ये लोग सिटीजनशिप के लेके आए थे एनआरसी का, तब क्या हुआ था, स्टेट्स बोल रही थी कि नहीं हम तो अप्लाई नहीं करेंगे, पर वो और हम अपने अलग लॉज बनाएंगे सिटीजनशिप के। ऐसा नहीं होता है, केवल पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि वो सिटीजनशिप के लॉज बना सकता है। चलिए अब सिटीजनशिप एक्ट 1955 पढ़ते हैं। ये तो 1950 तक था, उन्होंने बोल दिया फिर पार्लियामेंट को कि आप बनाओगे सिटीजनशिप के लॉज। हमने तो यह बता दिया कि अभी कौन रेसिडेंट है इंडिया का 26 जनवरी 1950 तक। तो उसके लिए नेहरू गवर्नमेंट फिर सिटीजनशिप एक्ट 1955 लेके आई। ओरिजिनली ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप बट रिपील्ड इन 2003। सिटीजनशिप एक्ट 1955 कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप भी देती थी, बट 2003 में उसको रिपील कर दिया गया। सिटीजनशिप एक्ट 1955 ने 5 तरीके बताए टू एक्वायर सिटीजनशिप। 5 कौन कौन सा, एक बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। फर्स्ट पढ़ते हैं बर्थ। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में, 26 तक तो मिल चुकी थी, अब उसके बाद कौन देगा सिटीजनशिप, ये एक्ट देगी 1955 वाली। तो 1950 से लेकर 1987 के बीच में इरिस्पेक्टिव ऑफ पेरेंट्स नेशनैलिटी, अगर आप इंडिया में रह रहे हो
तो आपके पेरेंट्स की कुछ भी नेशनैलिटी हो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। 1 जुलाई 1987 के बाद से और 2004 तक क्या था कि अगर आपका मम्मी या पापा जो भी मदर या फादर इंडिया के अगर सिटीजनशिप हैं तो आपको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन आफ्टर 3 दिसंबर 2004 क्या हो गया था कि दोनों जो मदर और फादर हैं दोनों कौन होने चाहिए, इंडियन होने चाहिए, तो ही सिटीजनशिप मिलेगी। और ये जो अगर और इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए कोई सा भी पेरेंट, तभी आपको सिटीजनशिप मिलेगी। डिसेंट के बेसिस पे जो सेकंड है उस पर कैसे करते हैं, जैसे पैदा बाहर हो गया लेकिन उसको ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट उसको वो चाहिए सिटीजनशिप। तो 26 जनवरी से 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक फादर अगर इंडियन सिटीज़न है और वो अगर बच्चा यूएस में पैदा हुआ है और उसका जो फादर था वो इंडियन था, तो उसका जो बच्चा है सन या डॉटर उसको सिटीजनशिप मिल सकती है। 10 दिसंबर 1992 के बाद से दिसंबर 2004 तक कैसे देते थे, आइदर पेरेंट। पहले क्या था, ये पैट्रियार्कल था कि फादर के बेसिस पर ही, तो अब ये क्या कर दिया, फादर या मदर कोई भी आपका एक इंडियन सिटीज़न है तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया की। आफ्टर 3 दिसंबर 2004 बर्थ रजिस्टर्ड विद इन 1 ईयर। अगर आप बाहर पैदा हुए हो यूएस में और आपको अगर सिटीजनशिप चाहिए तो आपको ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगी, आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा विद इन 1 ईयर के। इसमें क्या था, ऑटोमेटिकली मिल जाती थी आपको, लेकिन आफ्टर 3 दिसंबर 2004 यू हैव टू रजिस्टर्ड विद इन 1 ईयर। नेक्स्ट, बर्थ हो गया, बाय बर्थ हो गया सिटीजनशिप एक्वायर, बाय डिसेंट हो गई एक्वायर। अब बाय रजिस्ट्रेशन कैसे मिलती है सिटीजनशिप, ये पढ़ेंगे। ये किसको नहीं मिल सकती, इलीगल माइग्रेंट को नहीं मिल सकती बाय रजिस्ट्रेशन। माइग्रेशन आपको लीगली ही करना पड़ेगा। अगर इंडिया में आप माइग्रेट होकर लीगली आते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस के थ्रू, तभी आपको रजिस्ट्रेशन के थ्रू मिल सकती है, बिना उसके नहीं मिलेगी। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज़ ऑर्डिनरी रेसिडेंट फ्रॉम पास्ट 7 ईयर। पर 7 साल आप बाहर रहते थे यूएस में, वहाँ की सिटीजनशिप थी, आप इंडिया में आए लीगली 7 साल रहे, उसके बाद आपको, और आप इंडियन ओरिजिन पर्सन हो तो आपको 7 साल बाद सिटीजनशिप मिल जाएगी रजिस्टर करके। अगर दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है पर्सन मैरिड टू सिटीजन ऑफ इंडिया ऑर्डिनरी रेसिडेंट फ्रॉम 7 ईयर्स। अगर कोई और किसी, जैसे कनाडा का कोई सिटीज़न है, कोई फीमेल है, उसने इंडियन मेल से शादी कर ली, तो उसको 7 साल इंडिया में रहना पड़ेगा और उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये यही कहना चाह रहा है, पर्सन मैरिड टू सिटीजन ऑफ इंडिया ऑर्डिनरी रेसिडेंट फ्रॉम 7 ईयर। फोर्थ है नेचुरलाइजेशन, कि आप यहाँ पे इतने साल रह लिए कि अब आपको नेचुरलाइज्ड हो गए आप यहाँ को लेके, और अब आप इंडियन सिटीजन बन सकते हो। पर ये भी किसके लिए नहीं है, इलीगल माइग्रेंट के लिए। लीगली ही आना पड़ेगा आपको। अगर आप इलीगली आ गए, जैसे बंगाल में काफ़ी लोग बांग्लादेश से इलीगली माइग्रेट करके आए थे, तो उनको वो क्लेम कर सकते हैं कि नेचुरलाइजेशन के थ्रू नहीं कर सकते। वो क्यों, क्योंकि इलीगल माइग्रेंट है, वो लीगल प्रोसेस के थ्रू नहीं है। गवर्नमेंट वेव कर सकती है ऑल या एनी कंडीशन, ये नेचुरलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट के पास पावर है। इफ पर्सन इज रेसिडेंट इन इंडिया और बीन इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू आउट पीरियड ऑफ इमीडिएट 12 months ड्यूरिंग 14 years प्रिसीडिंग सेट 12 months। अगर वो पर्सन डिसाइड करा है 14 साल के लिए, और अगर उसने 12 महीने थ्रू आउट रहा है वो इंडिया के अंदर 12 महीने, तो उसको पूरा का पूरा इंडिया में ही रहना है, और 14 साल उसको इंडिया में रहना है, मतलब 13 साल। अगर ये 12 महीने हटा दो तो 13 साल वो आ जा सकता है दूसरी कंट्री में जो उसकी होम कंट्री होगी पहले, और उसके बाद उसको 12 महीने तो इंडिया में ही रहना है कंटिन्यूस, तो उसको नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिल जाएगी। इफ पर्सन डिसाइडेड इन इंडिया और बीन इन सर्विस ऑफ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 11 years, 11 साल से कम नहीं होना चाहिए। इफ़ एडिक्वेट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन 8th शेड्यूल, उसको 8th शेड्यूल की एक किसी भी लैंग्वेज के अगर एडिक्वेट नॉलेज हो चुकी है। स्पेशल प्रोविज़न दिए थे आसाम अकॉर्ड में
सेक्शन 6 से ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए थे असम अकॉर्ड्स में, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन और इलीगल माइग्रेंट्स का इन्फ्लक्स था, इसलिए वहाँ पर कुछ डिफरेंट लॉज दिए थे। बिफोर 1 Jan 1966 पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ऑर्डिनरी रेसिडेंट सिंस माइग्रेशन 1 जनवरी 1966 से लेकर 25 मार्च 1970 में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन प्लस ऑर्डिनरी रेसिडेंट प्लस रजिस्ट्रेशन, और आफ्टर 25 मार्च 1971 रिपोर्ट। ये किसके लिए था? ये आसाम अकॉर्ड्स के लिए किया गया था। फिफ्थ तरीका क्या है सिटीजनशिप लेने का? इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, कि इंडिया ने कोई टेरिटरी एक्वायर कर ली, जैसे सिक्किम को करा था। तो अवेलेबल फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट विद इंडिविजुअल्स। NRI defined under Section 6 of Income Tax Act 1961, less than 182 days resident in financial year or less than 365 days in consecutive spread over 4 years। अगर कोई आदमी 182 दिन से कम रह रहा है देश के अंदर तो उसको NRI डिफाइन कर देते हैं अंडर सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन डिफाइन करता है NRI, सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। एनिमी एलियन कौन होता है? सिटीजन ऑफ अ स्टेट एट वॉर विद इंडिया, जैसे इंडिया पाकिस्तान का वॉर है तो उसका अगर कोई सिटीज़न है पाकिस्तान का तो वो कौन होगा इंडिया के लिए? एक एनिमी एलियन। इंडियन सिटीज़न हु ट्रेड्स और डिसाइड्स इन सच स्टेट, अगर कोई इंडियन सिटीज़न उस स्टेट में भी रह रहा है जिसके साथ इंडिया वॉर में है तो वो भी क्या हो जाएगा? एनिमी एलियन हो जाएगा। लॉस ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप जाती कैसे है? रिनेंसिएशन, आप खुद ही रिनेंसिएट कर दो कि मैं अपनी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मैं रिनेंसिएट करता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। टर्मिनेशन व्हेन एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, ये ऑटोमेटिक होता है। अगर आपने यूएस की सिटीजनशिप ले ली तो इंडिया की आपकी ऑटोमेटिकली कैंसिल। डेप्रीवेशन ऑब्टेन सिटीजनशिप बाय फ्रॉड और डिसलॉयल्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन, अभी कुछ साल पहले एक केस आया था जिसमें एक सदर्न इंडिया के कोई मिनिस्टर थे जिनकी सिटीजनशिप पे क्वेश्चन आया था। क्योंकि उन्होंने फ्रॉड्स के थ्रू ली थी सिटीजनशिप, तो उनकी सिटीजनशिप भी क्वेश्चन में आ गई थी। अगर आप फ्रॉड से लेते हो या डिसलॉयल्टी से लेते हो तो आप डिप्राइव कर दिए जाओगे अपने सिटीजन, क्या आपको मिली हुई है बट आप डिप्राइव हो जाओगे सिटीजनशिप से, मतलब वो आपसे छीन ली जाएगी। अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद एनिमी ड्यूरिंग वॉर, अगर आप पाकिस्तान से वॉर चल रहा है और आपसे कुछ भी ट्रेड करते हो या उससे कम्युनिकेट करते हो एनिमी से तो आपकी भी डिप्राइव कर दी जाएगी सिटीजनशिप। विद इन 5 years ऑफ नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन, 5 आपने पूरा नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फॉलो किया आपको सिटीजनशिप मिल गई। लेकिन उसके बाद अगर आपको इम्प्रिजन कर दिया जाता है 2 साल के लिए किसी बाहर की कंट्री में या किसी भी कंट्री में विद 2 साल के लिए, तो आपकी जो है सिटीजनशिप डिप्राइव हो जाएगी विद इन 5 years। 5 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आपको 2 साल की सज़ा सुनाई दी जाती है तो आपकी जो सिटीजनशिप है वो डिप्राइव हो जाएगी। ऑर्डिनरी रेसाइडिंग आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूसली, 7 साल के लिए आप बाहर रह रहे हो इंडिया से लगातार, तो आपकी सिटीजनशिप भी डिप्राइव हो जाएगी। जैसे कोई आदमी गया यहाँ से बाहर नौकरी करने, 7 साल तक इंडिया से ही बाहर रहा और आया ही नहीं इंडिया, तो सिटीजनशिप चली गई उसकी। एक्सेप्ट स्टूडेंट और सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे IAS ऑफिसर्स बाहर जाते हैं तो उनकी डिप्राइव नहीं होगी, उनका काम ही वही है। स्टूडेंट्स हैं पढ़ने जाते हैं बाहर तो उनकी भी डिप्राइव है। और रजिस्टर्ड एनुअली एट इंडियन कॉन्सुलेट टू रिटेन सिटीजनशिप, अगर आप रजिस्टर करते रहो एनुअली कि हाँ मैं सिटीजनशिप रिटेन करना चाहता हूँ अपनी, तो आपको सिटीजनशिप रिटेन रहेगी। अदरवाइज 7 साल के बाद आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स हर साल एक क्वेश्चन आता ही है, इसके अपन क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को। क्वेश्चंस हम जो है एक साथ करेंगे, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो क्लास में अलग से लूँगा, अभी तो हम केवल जो थ्योरी है उसको कंप्लीट करेंगे। फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं। फ़िलासफ़ी कौन डिफ़ाइन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की? जो फ़िलासफ़ी है वो कौन बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया क्यों गया था? पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इसलिए गया था क्योंकि लोगों के जो फंडामेंटल राइट थे ना वो कभी भी कोई भी आके और छीन लेता था, कोई तो उन चीज़ों को बचा के रखने के लिए फंडामेंटल राइट्स को, और जो है इसलिए ही बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन।
बाकी की जो चीज़ें हैं वो एडिशनल हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ, कौन कौन से कमीशंस बनेंगे, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब भी है। बट मेन जो इम्पोर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन की कि वो फंडामेंटल राइट देता है लोगों को। पहले के राजा क्या होता था, राजा चेंज होता था, फंडामेंटल राइट चेंज हो जाते थे। तो उस चीज़ को बचा के कुछ इंडिया के सिटीजन्स को कुछ राइट्स देने के लिए कि वो इस देश में रह रहे हैं, तो उनके कुछ स्पेसिफिक राइट्स हैं जो उन्हें मिले हुए हैं, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। तो फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कौन बताता है? फंडामेंटल राइट बताते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बताते हैं, और प्रीएम्बल बताते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आप याद रखना है, क्वेश्चन में आ सकता है कि फिलॉसफी कौन कौन चीज़ें डिफाइन करती है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो फंडामेंटल राइट, टीपीएसपी और प्रीएम्बल, ये तीनों चीज़ें। फंडामेंटल राइट क्या करते हैं? अफेक्ट्स बैलेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट लॉज बना सकता है, ठीक है, और जुडिशरी भी उस लॉ को देख सकता है। इस तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए कि पार्लियामेंट और जुडिशरी बैलेंस रहे, कि कभी पार्लियामेंट ओवर रीच ना कर जाए लॉज बनाने में, और जुडिशरी को एक पावर दी जाए कि वो पार्लियामेंट की कुछ जो सॉवरेनिटी है उसको थोड़ा सा कम कर सके, मतलब बैलेंस बना के रखे कि पार्लियामेंट और जुडिशरी में। राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट एक्शन, बट इफ वायलेटेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, नो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बट अ लीगल रेमेडी। जो ये फंडामेंटल राइट हमें दिए गए हैं वो किसके लिए दिए गए हैं? अगेंस्ट स्टेट दिए गए हैं, कि आप स्टेट के अगेंस्ट इन फंडामेंटल राइट्स को यूज़ कर सको, ताकि स्टेट आपके जो फंडामेंटल राइट्स है वो ना छीन सके। लेकिन अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल आपके कुछ राइट्स वायलेट करता है तो उसके लिए आपको लीगल रेमेडी मिलेगी, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको फंडामेंटल राइट दिए हैं स्टेट से बचाने के लिए, पर्सन्स आप दूसरे प्राइवेट इंडिविजुअल से बचाने के लिए नहीं दिए। प्राइवेट इंडिविजुअल से बचाने के लिए अलग लीगल रेमेडीज़ हैं। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 नॉट अ लॉ। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस चैलेंज फॉर अब्रीजिंग बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर को के लिए जाना जाता है केशवानंद भारती केस। क्राइटेरिया फॉर अ बॉडी एज स्टेट अंडर आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या बताता है कि स्टेट क्या है जिससे आप बचा रहे हो लोगों को, जो फंडामेंटल राइट को बचा रहे हो लोगों के, तो स्टेट को भी तो डिफाइन करो कि स्टेट है क्या। तो स्टेट क्या है? स्टेट इज चीफ फंडिंग सोर्स, deep and pervasive state control, important public function and closely related to government function. Fourth, if department of government is transferred to body, enjoys monopoly status protected by state. हाँ, तो ये हमें 5 चीज़ें बता रहा है जो कि एक स्टेट हो सकती है, कि अगर गवर्नमेंट फंड चीफ फंडिंग सोर्स है उस इंस्टीट्यूट या चीज़ को चलाने का, तो वो स्टेट में काउंट होगा। स्टेट का कंट्रोल है उस चीज़ के ऊपर, वो भी किसी तो भी वो एज अ स्टेट डिफाइंड। कोई इंपॉर्टेंट पब्लिक फंक्शन करता है वो इंस्टीट्यूट, और गवर्नमेंट फंक्शन के क्लोजली रिलेटेड है, तो भी वो स्टेट है। इफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर टू द बॉडी, अगर कोई डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का वो उस बॉडी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो वो बॉडी भी एक स्टेट है। इंजॉयज मोनोपली स्टेटस प्रोटेक्टेड बाय, अगर वो मोनोपली है, जैसे कोई भी कंपनी है वो मोनोपली है उसकी, कि कोल प्रोडक्शन में उसकी मोनोपली है और उसको स्टेट ने दी है, उसकी मोनोपली को स्टेट प्रोटेक्ट करता है, तो वो भी एक स्टेट में ही काउंट होगा। सिटीजन्स को कौन कौन से फंडामेंटल राइट दिए हैं? 15, 16, 19, 29, 30 के केवल सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। और इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट कौन से फंडामेंटल राइट है? आर्टिकल 15, 2, 17, 23 और 24। आर्टिकल 16 पढ़ते हैं। No citizen shall be discriminated or ineligible for employment under state on grounds of any religion, race, caste, sex, place of birth, descent और residence। कोई भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा एम्प्लॉयमेंट के लिए स्टेट में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट एंड रेसिडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि कोई बंदा हरियाणा से है तो उसको ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट में स्टेट के, चाहे वो हरियाणा से हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे कर्नाटका से हो, किसी को भी नहीं कर सकते। किसी के सेक्स पे, मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर के बेसिस पे नहीं कर सकते, प्लेस ऑफ बर्थ पे नहीं कर सकते,
और उसकी रेसिडेंस पे नहीं कर सकते, उसके रिलीजन पे नहीं कर सकते। तो ओवरऑल जो है उसने एम्प्लॉयमेंट जो था देती है गवर्नमेंट, और उसके लिए डिस्क्रिमिनेट या इनएलिजिबल नहीं होगा कोई भी ऑन दिस बेसिस। 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए थे, जिससे क्या हुआ था, रिजर्वेशन दे दिया गया था प्रमोशन में। ये क्यों लेके आए थे? SC/STs को रिजर्वेशन देने के लिए। 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 क्यों लेके आए थे? 50% सीलिंग देने के लिए बैकलॉग वैकेंसीज पे। 85th क्यों लेके आए थे? कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। क्या होता था कि रिजर्वेशन एंड सीनियरिटी के लिए कि कोई कॉन्सिक्यूशनल सीनियरिटी समझा देता हूँ मैं आपको एक बार क्या होती है। कि जैसे कोई SC और एक जनरल है, तो अगर वो सेलेक्ट होके आया है और वो बना है 2013 में IAS और ये बना है 2010 में, और अगर कोई SC की वैकेंसी आती है सीनियर लेवल पे, ये भी सेलेक्ट हुआ है इस पर, क्योंकि ये पहले सेलेक्ट हो गया था, ये बाद में सेलेक्ट हुआ, और SC की वैकेंसी आती है और ये सीनियर पोजीशन के लिए, तो ये SC को मिल जाएगी। तो ये 2013 के बैच का है IAS, लेकिन ये इससे सीनियर हो गया। तो ये इस चीज़ को लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने और ये पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट ला के कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी दे दी थी कि हाँ ये यहाँ पे बैठा है और ये 2013 का है फिर भी, और ये 2010 का है, ये इससे पहले बना है, लेकिन ये इससे सीनियर होगा जो SC कैंडिडेट है। दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दो कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 14 के अंदर, दोनों को पढ़ेगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या बोलता है? एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशलाइज्ड प्रिविलेजेस, किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेंगे। इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड, जो लॉ है उसमें सारे लोगों को इक्वल सब्जेक्शन मिलेगा, सब उस लॉ के अंडर आते हैं। नो पर्सन इज़ अबव द लॉ, लॉ से ऊपर कोई नहीं है, सबको इक्वली देखा जाएगा लॉ की नज़र। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि इक्वली प्रोटेक्ट करेंगे सबके लॉ। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस बोथ इन प्रिविलेजेस कन्फर्ड एंड लायबिलिटी इम्पोज्ड बाय द लॉ। इक्वल सर्कमस्टेंसेस के अंदर लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉ टू सिमिलरली सिचुएटेड पर्सन, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट आते हैं हम आर्टिकल 18 पर, फंडामेंटल राइट। प्रोहिबिट सिटीजन्स फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, किसी भी फॉरेन स्टेट से सिटीजनशिप टाइटल लेने के लिए प्रोहिबिट करता है, कि टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया था आर्टिकल 18 ने। फिर एक केस हुआ था बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 में, जिसने SC ने अपील करा था कि नेशनल अवार्ड जो है वो उनको आप दे सकते हो। थ्योरी ऑफ इक्वालिटी डज नॉट मैंडेट दैट मेरिट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज, मेरिट को रिकॉग्नाइज कर सकते हो आप। आर्टिकल 18 अबॉलिशेस ओनली हेरिडेटरी टाइटल, जो महाराजा और ये अधिराज और ये सब जो टाइटल मिलते थे केवल उनको अबॉलिश करता है आर्टिकल 18, मेरिट को अबॉलिश नहीं करता है। मेरिट के बेसिस पे आप किसी को अवार्ड देना चाहते हो तो अवार्ड दे सकते हो। पर ये जो अवार्ड है, बट दीज नेशनल अवार्ड शुड नॉट बी यूज्ड एज सफिक्स और प्रीफिक्स, नाम के आगे पीछे नहीं लगाना चाहिए, जैसे पद्म विभूषण कई लोग लगा देते हैं, बट लगाना नहीं चाहिए। आर्टिकल 19 पे आते हैं। क्या आर्टिकल 19 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ओनली अगेंस्ट स्टेट। ये किसके अगेंस्ट अवेलेबल है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगेंस्ट स्टेट, की स्टेट के लिए एक्सप्रेस कर सकते हो, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है। तो आर्टिकल 19A क्या बोलता है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब ये हम कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इनको पढ़ लेते हैं ताकि ये आगे जब हम ये पढ़ेंगे तो आप इसके थ्रू समझ लो। SSMCD FPI, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये क्या है? आर्टिकल 19 क्या देता है? पावर स्पीच और एक्सप्रेशन का देता है, बट कब नहीं करना है? जब ये रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज भी तो करता है साथ में। आपको फंडामेंटल राइट मिला है, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन भी मिला है कि आप कब नहीं यूज़ कर सकते इस स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। जब इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ख़राब हो, या आप मॉरलिटी या डिसेंसी को ब्रीच करें। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते आप अपने स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज़ करके। डिफेमेशन, किसी को डिफेम नहीं कर सकते।
किसी के फॉरेन स्टेट के साथ फ्रेंडली रिलेशन अगर हमारे ख़राब हो रहे हैं तो आप स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फंडामेंटल राइट ख़राब होगा, पब्लिक ऑर्डर, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। तो ये रेस्ट्रिक्शंस हैं हमारे आर्टिकल 19A के स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे। कहाँ दिए गए हैं रेस्ट्रिक्शन? आर्टिकल 19(2). आर्टिकल 19B क्या कहता है? असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। असेंबल कर सकते हो आप पीसफुली पर बिना आर्म्स के। और क्या रेस्ट्रिक्शन है कि अगर आप असेंबल कर रहे हो तो सोवरेनिटी और सिक्योरिटी पे नहीं आना चाहिए और पब्लिक ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए। कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 19C में ये रेस्ट्रिक्शन है। आर्टिकल 19C क्या देता है? एसोसिएशन करना, यूनियन बनाना, कोऑपरेशन बनाना अलाउ करता है आर्टिकल 19C। इस पर क्या रेस्ट्रिक्शन है कि सिक्योरिटी पे नहीं आना चाहिए और हमारे पब्लिक ऑर्डर नहीं ख़राब होना चाहिए और मोरालिटी मेंटेन करनी चाहिए। ये आर्टिकल 19(4) में दिया गया। आर्टिकल 19D क्या कहता है? मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी। फ्री मूवमेंट कर सकते हो आप टेरिटरी के विद इन, लेकिन ये क्या कहता है कि प्रोस्टिट्यूशन और एड्स ये नहीं करना है, तो फिर आप पे रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। आर्टिकल 19E क्या कहता है? रिसाइड और सेटल किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 19 क्या कहता है? ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस के लिए आर्टिकल 19G दिया हुआ है। कुछ नोट्स हैं। आर्टिकल 19A क्या बोलता है? राइट टू प्रोपोगेट वंस ओन व्यूज़ एंड ऑल्सो व्यूज़ ऑफ अदर। तो आप खुद के व्यू भी प्रोपोगेट कर सकते हो, दूसरों के भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि खुद के ही कर सकते हो, दूसरे का अगर कोई व्यू है आपको अच्छा लगता है तो आप उसको प्रोपोगेट कर सकते हो। आर्टिकल 19D क्या कहता है? ओनली फ्रीडम ऑफ इंटरनल माइग्रेशन। एक्सटर्नल के लिए आर्टिकल 21C है, इंटरनल माइग्रेशन ही अलाउ करता है आर्टिकल 19B क्या कहता है? सेक्शन 144 ऑफ CRPC, मजिस्ट्रेट कैन रिस्ट्रेन असेंबली मीटिंग इफ रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी, डिस्टर्बेंस टू पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और राइट। सेक्शन 144 CRPC लगा सकते हैं किसी भी असेंबली को रिस्ट्रेन करने के लिए अगर वो किसी की डेंजर करता है ह्यूमन लाइफ, हेल्थ या सेफ्टी पे कुछ और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और राइट की सिचुएशन है। सेक्शन 141 ऑफ IPC, असेंबली ऑफ 5 or more person if forcibly occupy property commit mischief resist execution of any law। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है सेक्शंस, याद रख लेना। आर्टिकल 19(6)C ये क्या कहता है कि कवर्स ऑल मीन्स ऑफ वंस लाइवलीहुड एक्सेप्ट स्टेट मोनोपली, इमोरल एंड डेंजरस प्रोफेशन। ऑल मीन्स ऑफ वंस लाइवलीहुड कि आप कुछ भी बिजनेस कर सकते हो लेकिन वो स्टेट की मोनोपली नहीं होनी चाहिए, बिजनेस इमोरल नहीं होना चाहिए और डेंजरस नहीं होना चाहिए प्रोफेशन। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कल गया था, इसने क्या करा था? राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया था। तो ये इंदिरा गांधी ने नहीं, जनता गवर्नमेंट ने हटाया था राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 19 इंक्लूड्स RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट नॉट टू लिसन, आपके पास नहीं सुनने का भी राइट है, और राइट टू बी साइलेंट आर्टिकल 19, बट ये ओनली अगेंस्ट स्टेट है आर्टिकल 19, ये आप ध्यान रखें। आर्टिकल 20 पे आते हैं। आर्टिकल 20 क्या कहता है? नो एक्ट पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जेपरिटी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। क्या मतलब है इन तीनों का हम समझेंगे। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। उस टाइम पर अगर कोई लॉ है उसको अगर वायलेट करता है तो ही उसको कन्विक्ट कर सकते हो। अगर उस टाइम पर कोई लॉ नहीं था, जैसे 2013 में किसी ने क्राइम किया, GST नहीं भरा, तो आप उसको नहीं भरा तो आप उसको 2020 में नहीं पनिश कर सकते कि तुमने GST नहीं भरा था 2013 में। 2013 में GST था ही नहीं तो कहाँ से भरता। तो आप 2020 में उस आदमी को पनिश नहीं कर सकते 2013 के लिए। क्यों? क्योंकि तब लॉ ही नहीं था GST। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर दैन दैट प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ इन फोर्स एट टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। एक्सेप्शंस क्या है इसके कि क्रिमिनल लॉ के लिए है, सिविल लॉज के लिए नहीं है। ओनली कन्विक्शन नॉट ट्रायल, केवल आप कन्विक्ट कर सकते, ट्रायल के लिए नहीं है, केवल कन्विक्शन के लिए। नो इम्यूनिटी इन प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन है तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ।
सेकंड आता है नो डबल जेपरेडी, दैट इज नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, प्रोसिक्यूशन प्लस पनिशमेंट, ओनली इन प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ और जुडिशियल ट्रिब्यूनल, नॉट इन प्रोसीडिंग्स बिफोर डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। क्या बोलना चाह रहा है कि कोई भी पर्सन या को प्रोसिक्यूट या पनिश एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार नहीं कर सकते, एक ही बार कर सकते हो बस। प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट दोनों को इंक्लूड करता है। और ये किसके लिए है? केवल कोर्ट या लॉ ऑफ जुडिशियल ट्रिब्यूनल के सामने ही आप उसको 2 बार पनिश नहीं कर सकते। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आपको पनिश कर रही है तो वो आपको एक ही क्राइम के लिए 2 बार पनिश कर सकती है, लेकिन ये जो कोर्ट ऑफ लॉ और जुडिशियल ट्रिब्यूनल है वो नहीं कर सकता। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। वो दिखाते हैं ना मूवीज़ और ये कि उसको वो मार मार के बोला कि तू ये मान, तू एक्सेप्ट कर क्राइम को। तो ये आर्टिकल 20 के अंदर दिया गया है कि ये नहीं कर सकते आप, जो किसी भी इंसान को कंपेल नहीं कर सकते कि आप अपने अगेंस्ट ही विटनेस बनो। एक्सेप्शन क्या है? ओनली क्रिमिनल लॉज में है ये, सिविल लॉज में नहीं है। सिविल लॉज में आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि हाँ मैंने गलती करी थी और खुद के अगेंस्ट विटनेस बन सकते हो। कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, थंब इम्प्रेशन, हाँ इसमें सिविल लॉज में है कि प्रोडक्शन आपको वो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये देखो ये रहा प्रूफ। थंब इम्प्रेशन, स्पेसिमेन सिग्नेचर, ब्लड स्पेसिमेन, इसको नहीं माना जाएगा इस नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये तो आप थंब इम्प्रेशन तो देना पड़ेगा, या स्पेसिमेन या ब्लड, अगर कोई जांच चल रही है किसी क्राइम की तो ये आपको देना पड़ेगा, ये इसके लिए आप मना नहीं कर सकते। कंपलसरी एग्जीबिशन ऑफ बॉडी अगर आपको करना पड़े तो वो भी इसमें काउंट नहीं होगा। ये एक्सेप्शंस थे नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के। फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 22 पढ़ते हैं। वो प्रोटेक्ट करता है किसके अगेंस्ट? अरेस्ट और डिटेंशन के। 2 पार्ट्स हैं इसके, केसेस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ और प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, कंसल्ट एंड डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट इन 24 आवर्स, रिलीज आफ्टर 24 आवर्स। तो ये क्या आर्टिकल 22 क्या देता है कि आपको ज़रूरी है बताना कि आप क्यों अरेस्ट किया गया है, फिर आप लीगल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट कर सकते हो और मजिस्ट्रेट के बिफोर 24 आवर्स के विद इन प्रोड्यूस करना है और 24 घंटे के बाद आपको छोड़ देना है। एक्सेप्शन क्या है? ओनली अगेंस्ट क्रिमिनल, केवल क्रिमिनल में ही मिलेगा आपको ये, या क्वासी क्रिमिनल। नॉट कवर्स अरेस्ट अंडर ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट, सिविल अरेस्ट, नॉट पेइंग इनकम टैक्स और डिपोर्टेशन ऑफ एलियन। यहाँ पर आपको ये नहीं मिलेगा। अगर कोर्ट का ऑर्डर आया या सिविल अरेस्ट है या आपने टैक्स नहीं भरा या डिपोर्ट कर दिया एलियन को, डिपोर्ट करा एक एलियन को, तो फिर आपको ये नहीं मिलेगा। ये एक्सेप्शन है। नॉट टू एनिमी एलियन और प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये सब आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, लीगल प्रोटेक्शन ये नहीं मिलेगा अगर आप एक एनिमी एलियन हो या आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर हो। प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉस पढ़ लेते हैं जो आर्टिकल 22 के अंदर आते हैं। अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड एलियंस, दोनों को मिलता है ये। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन, दो फैक्ट्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट नॉट टू बी डिस्क्लोज, आपको राइट मिलेगा कि आपको क्यों डिटेन किया गया ये आपको बता देंगे, बट अगर कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट की है तो वो नहीं भी बता सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं होगा। एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि रिप्रेजेंटेशन का भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ ऑफ आर्टिकल 22। अगर 3 महीने के बियॉन्ड चाहिए तो अप्रूवल चाहिए होगा 3 पर्सन वाली कमेटी का, हु आर क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम हाई कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब केसेज वेयर पर्सन कैन बी डिटेन्ड फॉर मोर देन 3 months विदाउट अप्रूवल ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। पार्लियामेंट कुछ ऐसे केसेस प्रिस्क्राइब कर सकता है जहाँ 3 महीने से ज़्यादा रख सकता है वो बिना इस कमेटी के अप्रूवल के। दीपक बजाज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, हेबियस कॉर्पस इज ग्रेट प्रिविलेज टू सिटीजन दस एप्लीकेबल टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपको हेबियस कॉर्पस मिल जाता है। लेजिस्लेटिव पावर विद रिस्पेक्ट टू प्रिवेंटिव डिटेंशन पे लॉस कौन कौन बना सकता है? पार्लियामेंट बना सकती है, हाँ बना सकती है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर मिलकर बना सकता है, बना सकता है। तो पार्लियामेंट कहाँ का बनेगी? अगर कोई डिफेंस का मैटर है, फॉरेन अफेयर्स का, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का, ये मैटर्स पे केवल पार्लियामेंट के पास है लेजिस्लेटिव पावर कि वो लॉज। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कब बनाएगा? जब सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर हो, मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सप्लाईज एंड सर्विसेज हो, तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर बनाएगा। ये इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट आते हैं हम आर्टिकल 23 ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 23 क्या कहता है? प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बेगार। व्हाट इज़ बेगार? बेगार इज़ फोर्स लेबर विदाउट पेमेंट। तो आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगार को। सुरजीत रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1983 का। प्रिजनर्स एंटाइटल्ड टू गेट फेयर वेजेस फॉर देयर वर्क। प्रिजनर्स को एंटाइटल्ड है उनके काम के लिए पैसा मिलना, क्योंकि फोर्स लेबर नहीं करवा सकते आप किसी का। एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 23, अगर स्टेट इम्पोज कर दे कोई कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस विदाउट एंटाइटलमेंट। अगर कोई स्टेट ने इम्पोज कर दिया कि ये तो कंपलसरी सर्विस है पब्लिक पर्पसेस के लिए, तो वो उसके लिए आपको ये भी है कि आपको नहीं मिले पेमेंट। बट वाइल इम्पोजिंग सच स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास। तो रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास के बेसिस पे स्टेट बिना डिस्क्रिमिनेट करे आपको कंपलसरी सर्विस करनी पड़ सकती है। आर्टिकल 24 क्या कहता है? ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये एकदम टू द पॉइंट चीज़ें हैं और ये एज इट इज़ आपको याद करनी है, और मैं इसको थोड़ा बहुत समझा भी रहा हूँ। तो आर्टिकल 24 पढ़ते हैं। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज्ड इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। 14 साल से छोटे बच्चे को एम्प्लॉय नहीं कर सकते आप किसी फैक्ट्री में, किसी माइन में या किसी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में। ये तीन चीज़ें, तीन वर्ड याद रखना है, फैक्ट्री, माइन और हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट जो 1986 का है, वो क्या कहता है? प्रोहिबिट चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट इन सर्टेन ऑक्यूपेशन। अमेंडमेंट आया था 2016 में, जिसने रीनेम कर दिया इसे चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। प्रोहिबिटेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन ऑल ऑक्यूपेशंस। इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन सारे ही ऑक्यूपेशन में ख़त्म कर दिया। एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोलेसेंट 14 to 18 ईयर्स इन हैजार्डस ऑक्यूपेशन, इसको भी प्रोहिबिट कर दिया। प्रोहिबिटेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोलेसेंट इन सर्टेन हैजार्डस ऑक्यूपेशंस। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 गारंटीज द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। ये रिलीजन वाले आर्टिकल्स आ चुके हैं, जिसमें प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट करने को आज़ादी है सारे सिटीजन्स को। कवर्स नॉट ओनली बिलीव्स बट ऑल्सो रिचुअल्स को भी इंक्लूड करता है ये। एक्सेप्शन क्या है इसके? अगर वो पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी या हेल्थ को अफेक्ट करता है तो आप ये नहीं, आपकी फ्रीडम नहीं रहेगी। आर्टिकल 25(2)(a) क्या कहता है? स्टेट कैन रेगुलेट सेकुलर एक्टिविटीज़। आर्टिकल 25(2)(b) क्या कहता है? थ्रो ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस टू ऑल सेक्शन एंड क्लासेस ऑफ हिंदूज। क्योंकि इसमें ऐसी इसको नहीं आने दिया जाता था रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर, उसको करने के लिए आर्टिकल 25(2)(b), ताकि सारे सेक्शंस और क्लासेस को ऑफ हिंदूज को मिले एक्सेस हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के, इसके लिए आर्टिकल 25(2)(b) लाया गया था। आर्टिकल 26 क्या कहता है? एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। मैनेज, सेकंड देता है मैनेज ओन अफेयर्स। थर्ड, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाने की फ्रीडम देता है और एडमिनिस्टर करने को देता है प्रॉपर्टी। कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खुद इस्टेब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपने अफेयर्स, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स। ये कहता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 क्या कहता है? टैक्सेस कैन नॉट बी यूज टू प्रमोट एनी रिलीजन पर्टिकुलर। किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आप जो टैक्स है उसको यूज़ नहीं कर सकते, पर मेंटेनेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। प्रोहिबिट्स लेवी ऑफ टैक्सेस नॉट फी। टैक्सेस नहीं लगा सकते आप किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूट पर, बट फी चार्ज कर सकते हो। फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 29। Any section of citizens having distinct language, script or culture having right to conserve the same. No citizen can be denied admission into any fundamental institute maintained by state or receiving aid out of state fund on grounds of religion, race, caste, language, both religious as well as linguistic. Any section of citizen having distinct language, कोई सेक्शन ऑफ सिटीजन्स हैं जिनके पास उनकी खुद की डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या कल्चर है, उनको राइट देता है ये आर्टिकल 29 कि वो उसको कंजर्व कर सकते हैं। और नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट मेंटेन्ड बाय स्टेट। अगर कोई स्टेट के द्वारा मेंटेन किया हुआ एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तो उसमें किसी सिटीजन को डिनाई नहीं कर सकते एडमिशन।
या वो रिसीव कर रहा हो एड स्टेट के फंड से, तो भी उसको डिनाई नहीं कर सकते। किन बेसिस पर डिनाई नहीं कर सकते उसको? रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे और लैंग्वेज के। बोथ रिलीजियस एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को कवर करता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 30 क्या कहता है? राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट वाइल ग्रांटिंग एड ओनली टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए है आर्टिकल 30, कि आप स्टैब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हो खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट रीजन्स, और लेकिन स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट वाइल ग्रांटिंग एड। स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा क्यों, किस रीजन का है या किस माइनॉरिटी का है, अगर उसको एड देना होगा तो। ये किसके लिए? केवल रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए। अब आते हैं हम आर्टिकल 32 पे, जो कि हार्ट एंड सोल बोला था बी आर अम्बेडकर ने। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट दे तो दिया है। अब अगर ये वायलेट होते हैं तो जाओगे किसके पास? कैसे अपने राइट्स को आप यूज़ कर पाओगे? तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है। तो राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट, अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और आर्टिकल 32 को कब नॉट सस्पेंड एक्सेप्ट प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ना बोले कि आर्टिकल 32 को सस्पेंड कर दो, तब तक आप आर्टिकल 32 सस्पेंड नहीं कर सकते। नॉट पार्लियामेंट, पार्लियामेंट सस्पेंड नहीं कर सकता आर्टिकल 32 को, केवल जब कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा तो ही कर पाओगे। दस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि प्रेसिडेंट जो है वो सस्पेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, आर्टिकल 359 में दिया हुआ। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, सेकंड पॉइंट आर्टिकल 32 का। साइन क्यू नॉन, ये क्या होता है? एसेंशियल कंडीशन होता है इसका मतलब, साइन क्यू नॉन। तो एसेंशियल कंडीशन क्या है आर्टिकल 32 के लिए? कि आपका वायलेट होना चाहिए फंडामेंटल राइट, तो ही आप आर्टिकल 32 को यूज़ कर सकते हो। हर किसी राइट के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। जब आपका वायलेट होगा फंडामेंटल राइट, तो ही आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। दस कैन नॉट बी वोक टू डिटरमाइन कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और लेजिस्लेचर अनलेस डायरेक्टली इन्फ्रिंज फंडामेंटल। जैसे कि कोई लॉ लेके आया है या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, तो वो अगर आपको लगता है कि गलत है, सही नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो डायरेक्ट। अगर वो लॉ या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करता है, तो ही आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हो। रिट्स पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट रिट्स जो होती हैं। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेटोरारी और क्वो वारंटो। ये नोट है, रिट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओनली हेबियस कॉर्पस। प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट आपकी हेबियस कॉर्पस होती है, बाकी उसके अलावा सारी जो है पब्लिक या कंपनीज के लिए होती है। रिट हेबियस कॉर्पस किसको इशू हो सकती है? पब्लिक अथॉरिटी या प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट। क्यों? नॉट इशू टू, किसको इशू नहीं होती है? लॉफुल डिटेंशन अगर किसी का है तो नहीं कर सकते। प्रोसीडिंग ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ लेजिस्लेचर, डिटेंशन बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट या डिटेंशन आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट। मैंडेमस किसके लिए? एनी पब्लिक बॉडी, इंफीरियर ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट। किसके अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकते? प्राइवेट इंडिविजुअल, एनफोर्स डिपार्टमेंट, इंस्ट्रक्शंस नॉट हैविंग स्टैट्यूटरी फोर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, प्रेसिडेंट और गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हेबियस कॉर्पस मतलब होता है कि प्रेजेंट द बीइंग इन फ्रंट ऑफ मी, ये इस कोर्ट बोलता है कि उस पर्सन को लेकर सामने। मैंडेमस होता है कि मैंडेटरी है, जब कोई कोर्ट ऑर्डर दे दे कि ये तो करना ज़रूरी है, तो किस किस को दे सकता है? पब्लिक बॉडी को दे सकता है, कोर्ट को दे सकता है, समझ लो। प्रोहिबिशन, जब कोई लीगल बॉडी अपने जो उसके दायरा है उससे बाहर निकल के कुछ जजमेंट दे देती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये रेट है प्रोहिबिशन। जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी पे यूज़ कर सकते हैं। बॉडी एक्सरसाइजिंग लीगल अथॉरिटी, मतलब लीगली कोई अगर ओवर रीच कर रहा है अपनी पावर्स को, तो उसको प्रोहिबिट करने के लिए है रेट वाली। किसके अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकते? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव बॉडी या प्राइवेट इंडिविजुअल। क्यों? डायरेक्ट इनएक्टिविटी, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ और एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, या तो मतलब एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन जब होता है। सेटोरारी का यूज इशू किसको करते हैं? जुडिशियल, जुडिशियल बॉडीज़ को, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ अफेक्टिंग राइट्स, बॉडी एग्जिस्टिंग लीगल अथॉरिटी। क्यों सेटोरारी क्यों होता है? ट्रांसफ़र कर दो पेंडिंग केसेस, स्क्वॉश ऑर्डर किसी ने जुडिशियल बॉडी ने अगर कोई ऑर्डर दिया तो उसको स्क्वॉश करने के लिए। इफ एक्सेस और लैक ऑफ
जुरिस्डिक्शन और एरर ऑफ लॉ, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को नहीं कर सकते ये आप इशू, और लेजिस्लेटिव बॉडी या प्राइवेट इंडिविजुअल को नहीं कर सकते। को वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी, को वारंटो मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी। तो लीगलिटी ऑफ पर्सनस क्लेम टू ऑफिस, क्या आप ऑफिस क्लेम कर रहे हो तो उसकी लीगलिटी क्या है, ये क्वेश्चन करने के लिए। ये किसके लिए यूज़ होता है? ओनली पब्लिक ऑफिस क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन। किसके अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकते? मिनिस्ट्रियल ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट नहीं यूज़ कर सकते इसको। को ये हमारे राइट्स कंप्लीट हो गए। अब आता है आर्टिकल 33 ऑफ फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट टू रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ। क्यों लेके आया था आर्टिकल 33? क्योंकि आर्म फोर्सेस के कई सारे फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जॉब ऐसी है कि इसलिए उस चीज़ को कवर करने के लिए आर्टिकल 33 लेके आए थे। क्या करने के लिए? रिस्ट्रिक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट आर्म फोर्सेस के लिए। कौन लेके आ सकता है? क्योंकि डिफेंस फोर्सेस पार्लियामेंट के अंडर होती है, तो बस पार्लियामेंट लेके आ सकता है। मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इंक्लूड्स नॉन कॉम्बेटेंट्स, तो लड़ाई नहीं कर रहे उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं इसी में। मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस का मतलब ये भी है कि जो जाके लड़ नहीं रहे बट वो भी इंक्लूड। पार्लियामेंट लॉ कैन एक्सक्लूड कोर्ट, पार्लियामेंट बाय लॉ कैन एक्सक्लूड कोर्ट मार्शल फ्रॉम रिट जुरिस्डिक्शन। पार्लियामेंट लॉ के थ्रू एक्सक्लूड कर सकता है कोर्ट मार्शल को रिट जुरिस्डिक्शन से। अगर पार्लियामेंट एक लॉ बनाए कि रिट जुरिस्डिक्शन अब कोर्ट मार्शल पे नहीं लगेगा तो वो कर सकता है। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ, क्लॉज ऑफ इंडेमनिटी टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स। एक्ट ऑफ इंडेमनिटी कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट ऑन ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल राइट। मार्शल लॉ इज इक्वल टू सस्पेंड गवर्नमेंट प्लस ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ डज नॉट इप्सो फैक्टो रिजल्ट्स इन सस्पेंशन ऑफ हीबियस कॉर्पस। अगर मार्शल लॉ लग चुका है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हीबियस कॉर्पस भी सस्पेंड हो गया है। आर्टिकल 35 क्या कहता है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन फंडामेंटल राइट कैन ऑल्सो इंक्लूड सम मैटर्स फॉलिंग विद इन लिस्ट, राइट टू प्रॉपर्टी विद इन स्टेट लिस्ट एज लीगल राइट, दस प्रोटेक्शन ओनली अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेटिव, प्लस नो गारंटेड राइट टू कंपनसेशन। टू केसेस ऑफ कंपनसेशन, ये कहना चाह रहा है आर्टिकल 35 की जो है कुछ पार्लियामेंट कुछ लॉज बना सकता है फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट में लाने के लिए, और ये लाइन बोल रही है एज अ लीगल राइट दस प्रोटेक्शन ओनली अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो उसको एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही प्रोटेक्ट कर रहा है, लेजिस्लेटिव एक्शन से नहीं कर रहा है प्रोटेक्ट। अगर गवर्नर लॉ बना दिया कि ये प्रॉपर्टी इस आदमी की लेनी है तो वो ले सकती है लॉ बना के, एग्जीक्यूटिव एक्शन से नहीं ले सकती। और कोई गारंटेड राइट भी नहीं है कि आपको कंपनसेशन मिलेगा, तो आपका वो लीगल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। दो केसेस होते हैं कंपनसेशन के, जब गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कंपनसेशन अगर वो किसी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी लेती है। इसको कैसे लिखा था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। और आर्टिकल 31A इसमें कहता है कि लैंड ऑफ पर्सन अंडर इज पर्सनल कल्टिवेशन विद इन स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट, 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964। अगर कोई पर्सन है वो पर्सनल कल्टिवेशन कर रहा है और उसकी ज़मीन आपको लेनी है और उसकी जो ज़मीन है वो सीलिंग लिमिट के अंडर है तो आप उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर सीलिंग लिमिट के बाहर है, जैसे पहले ज़मींदारों की होती थी, उन्होंने खूब सारी लैंड ली थी गवर्नमेंट ने और तब उन्होंने कोई कंपनसेशन नहीं दिया था क्योंकि वो लिमिट के बाहर थी। कुछ एक्सेप्शंस पढ़ लेते हैं फंडामेंटल राइट के। एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल आर्टिकल 31A 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ इम्यूनाइज्ड फ्रॉम आर्टिकल 14 and 19 नॉट इम्यूनाइज स्टेट लॉज अनलेस रिसीव्ड असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अगर स्टेट को कुछ इम्यूनाइज करने हैं अपने लॉज को इन आर्टिकल 14 और 19, आर्टिकल 14 और 19 से, तो उन्हें प्रेसिडेंट की असेंसी होगी। आर्टिकल 31B एनी लॉ इंक्लूडेड इन 9th शेड्यूल इम्यूनाइज, दस 31B वाइडर देन 31A। तो 31B आर्टिकल में क्या बोला कि जो भी 9th शेड्यूल के अंदर लॉज होंगे वो इम्यूनाइज्ड हैं आर्टिकल 14 और 19 से। तो 31B क्या हुआ? वाइडर हुआ 31A से, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें कवर कर रहा है। इसमें तो क्या है, केवल 5 कैटेगरी है, इसमें पूरा का पूरा शेड्यूल है। IR कोहलो केस 2007 आफ्टर अप्रैल 24 1973 ओपन टू चैलेंज वायलेट आर्टिकल 14, 15, 19, 21 और 21। इस केस के बाद क्या हो गया था कि आप अगर वायलेट करते हो इन आर्टिकल्स को 14, 15, 19, 21 को तो आप चैलेंज कर सकते हैं आपको। आर्टिकल 31C क्या कहता है? 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो लेके आए थे, लॉ इम्प्लीमेंटिंग आर्टिकल 39B and C नॉट वाइड इवन इफ वायलेट्स आर्टिकल 14 and 19।
कुछ निमोनिक्स हैं, इन आर्टिकल को याद करने के लिए बाबा भूल जाते हैं ना। आर्टिकल 12 और 13 तो हमें क्या बताते हैं, ये तो हमें डेफिनेशन देते हैं। आर्टिकल 20 एंड 13 क्या कहते हैं, डेफिनेशन देते हैं और गाइडलाइन देते हैं। आर्टिकल 14, 15, 16 जो है प्रेएम्बल में दे रखा है, जो जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, तो ऐसे याद रख सकते हो आप इनको कि 14 क्या है, जस्टिस, 15 लिबर्टी, 16 इक्वालिटी, 14 फोर फॉर ऑल, 4 जो है फोर फॉर ऑल, इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, लिबर्टी फ्रॉम ऑल दीज क्लॉज, इन सब क्लॉज से लिबर्टी देता है 15। 16(6) इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 7 इज ऑट, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ट्रिक 17 की एज की टीन्स कीप टचिंग ईच अदर, तो ऐसे याद रख सकते हैं उसको, टू दिस अबाउट अनटचेबिलिटी। 18 यू आर एंटाइटल टू वोट, यू गॉट एंटाइटल न्यू टाइटल, सो अबॉलिशन ऑफ टाइटल। 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, पार्ट्स इन 19 आर्टिकल। सैम resides in Poland, तो सैम resides Poland क्या हो गया, S for speech, A for assembly, A for association, M for movement, resides equals to residence, Poland equal to profession, ऐसे याद कर सकते हैं। इनको आप 12 रिवाइज कर लेना, याद हो जाएंगे। 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट एंड कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, 420 चोर, 420 ही, तो थीफ इज अरेस्टेड इन एन ऑफेंस। 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ट्रिक आर्टिकल 21 people are married and they lose their protection of life and personal liberty. 22 preventive और prohibitive decision, टू सिमिलर लगते हैं, पी रेशियो पी के, तो प्रिवेंटिव एंड प्रोहिबिटिव। आप इस लेक्चर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद स्पिन आइज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ give a like to us and comment any doubts or discussion you want to do with me, and also please subscribe the channel. Thank you very much.